पर आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया नहीं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं इंसर्जेंसी, उसका ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, फेक करेंसी भी है। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल भी रखा जा सकता था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम वाली। Gagan, can you see me and hear me, please? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Kindly tell us something about yourself. सर, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने सवाई माधोपुर जिले से की है तथा अपना ग्रेजुएशन IIT VHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग विभाग में किया है। मीनावती पद और कन्हैया गीत गाना और सुनना के अलावा ग्राम विकास समिति के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना मेरी रुचि है, सर। अच्छा, आप पहले भी यूपीएससी में जा चुके हैं शायद ना, इंटरव्यू के लिए? यस सर। 2019 में यूपीएससी में इंटरव्यू दिया था। उस समय 161 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले थे, सर। 161 मार्क मिले थे? अच्छा अच्छा। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से देश में गवर्नेंस कैसी है? सर, मुझे लगता है कि गवर्नेंस वर्तमान में काफी बेहतर स्थिति में है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां अवश्य रहती है। वर्तमान की बात नहीं, वर्तमान तो ठीक है, आप शुरू से बताइए गवर्नेंस कैसी रही हमारे देश में अब तक? सर, अगर मैं ये बोलूं कि गवर्नेंस बहुत बढ़िया रही है तो सर ये तो अच्छा भी नहीं होगा। उस गवर्नेंस के अंतर्गत आपकी आवाज से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा वॉल्यूम आप ऊंचा कर सकते हैं क्या? और थोड़ा ऊंचा बोलिए बस। ठीक है, हाँ हो जाएगा, बताइए। सर, जो हमारे देश में आजादी के बाद से गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल रहे हैं और गवर्नेंस में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियां अवश्य रहती है, चाहे वो आजादी के बाद या LPG के रिफॉर्म के बाद हो या डिजिटलीकरण करना हो या फिर पॉलिसी निर्माण या पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना हो। इन सभी में कुछ ना कुछ चुनौतियां अवश्य रहती है और सरकार के द्वारा भी इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। दो चीजों में आप ये मुझे पहले चुनौतियां बताइए क्या है और फायदा क्या हुआ गवर्नेंस से आज तक, ये बताइए। दोनों हिस्सों में 3-3 उदाहरण दे दीजिए। सर, अगर गवर्नेंस अच्छी कैसे रही और चुनौती क्या क्या? सर, अच्छाइयों में बात करें तो गवर्नेंस के माध्यम से जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन था, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, ये एक हमारे लिए काफी फायदेमंद था। तो इससे गवर्नेंस में क्या फायदा हुआ? सर, इससे गवर्नेंस में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और जो पॉलिसी का निर्माण करने के अंतर्गत जो एक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच, ये सर गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। दूसरा सर, डिजिटलीकरण। काफी सारी सेवा वर्तमान में डिजिटलीकरण हो चुकी है। इसके माध्यम से न केवल लाभार्थी को फायदा हुआ है बल्कि सरकार को भी जो सब्सिडी के अंतर्गत जो लीकेज होता था या फिर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की समस्या आती थी, इस समस्या का भी सर हल हुआ है। तीसरी सर, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से जो ग्रामीण स्तर पर चाहे कृषि का क्षेत्र हो, MSME सेक्टर हो, इन सभी सेक्टरों के अंतर्गत भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। और सर, अगर चुनौतियों की बात करें तो भारत में अभी भी एक जो गरीबी है, 21% लोग गरीबी है, काफी अधिक असमानता है सरकार। और सर, दूसरी जो सरकार की जो नीतियां होती है, उन नीतियों के अंतर्गत वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच अपनाई जाती है, जो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच उनके अंतर्गत नहीं होती है। सर, ये कुछ चुनौतियां हैं। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ गवर्नेंस का? आज भी गरीबी है, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी इनइक्वालिटी है, आज भी समाज में तरह तरह के इश्यूज खड़े हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। तो फिर क्या गवर्नेंस क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई गवर्नेंस। अच्छी कैसे हुई फिर? सर, अगर हम पॉलिसी बनाने से तो नहीं होता ना, असली तो होता है कि जो डिलीवरी जो है टू द लास्ट मैन, वो होना चाहिए। हाँ, ये बात तो सर बिल्कुल सही है कि केवल नीति बनाने से ही जो पॉलिसी है या फिर गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं होती। लेकिन अगर हम आज़ादी की बात करें तो 1950 में लगभग 50% गरीबी थी, वर्तमान में 22% गरीबी है। हमारा जो फूड
फूड प्रोडक्शन है उसके अंतर्गत भी वृद्धि हुई है, फॉरेक्स रिजर्व है या फिर जीडीपी के अंतर्गत भी वृद्धि हुई है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ। ओके, ये बताइए, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की मैंने बात की, आंतरिक सुरक्षा की, आपके हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर? सर जो इंटरनल सिक्योरिटी है सर, मैं उसे दो स्तर पर देखता हूँ। एक जो बॉर्डर स्तर है, जो बॉर्डर के साथ हमारे देश लगते हैं वो, और एक जो इंटरनल सिक्योरिटी है। बॉर्डर स्तर पर भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे एलओसी के ऊपर सीज फायर उल्लंघन होना, प्रॉक्सी वार, उसके अलावा जो अवैध घुसपैठ, चाइना के साथ जो अवैध सामान या फिर दखल अंदाजी, म्यांमार के साथ आतंकवादी घटना, और बांग्लादेश के साथ रोहिंग्या या फिर उधर तस्करी, ये सब घटना है। और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कुछ नॉन स्टेट एक्टर या एनजीओज है या फिर आतंकवादी समूह है, उसके अलावा अवैध तस्करी या फिर मादक पदार्थ, ये सर मुख्य चुनौतियां हैं। पर आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया नहीं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जिक्र नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं इंसर्जेंसी है उसका जिक्र तो किया नहीं आपने, और ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, फेक करेंसी भी है, इन चीजों का जिक्र नहीं किया आपने। नहीं सर, मैं अभी जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर इसका सर किया था, और जो तो आपने बॉर्डर की बात की ना। अच्छा ये बताइए मुझे, कश्मीर में अगर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? हमारा पाकिस्तान से झगड़ा चल रहा है इतने सालों से, मान लीजिए दोनों भारत और पाकिस्तान आपको कहते हैं कि गगन सिंह जी आप सबसे बड़े हैं, आपके हाथ में फैसला छोड़ते हैं, हमारी भी बात सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए और फैसला दीजिए, जो आप फैसला करेंगे हमें मंजूर है। जैसे होता है ना, चौधरी को बिठा देते हैं या पंचायत में बिठा देते हैं, आप क्या फैसला सुनाएंगे? सर जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है, और मेरा फैसला यही रहेगा कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ऊपर केवल बात होगी, और वो हमारा आंतरिक हिस्सा है। किसी भी कीमत पे सर मेरे द्वारा ये निर्णय बिल्कुल नहीं लिया जाएगा कि जो वर्तमान जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर किसी प्रकार की बात हो। अगर पाकिस्तान इस संबंध में कोई बात करना चाहता है तो बात जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ऊपर होगी। इसके साथ ही जो भारत में होने वाला प्रॉक्सी वार है, आतंकवाद, तो आपके हिसाब से तो फिर पाकिस्तान को आपके पास नहीं आना चाहिए ना? फिर आपको चौधरी इसलिए थोड़ी बनाया कि आप मेरी बात सुने ही नहीं, सारा कुछ कहें कि साहब उसी को दे दो, तो जरूरत नहीं थी ना। अच्छा ये बताइए, पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं? आपने ये शब्द सुना है, पॉन्जी स्कीम्स? यस सर। क्या होता है ये? सर पॉन्जी स्कीम होती है, उसके अंतर्गत कोई एक व्यक्ति जो लोगों को डराकर, बहलाकर या फुसलाकर किसी भी प्रकार से लोगों से पैसा लेता है, और उस पैसे को जो अवैध गतिविधि दिया है वहां पे उनको लगाता है, ना इसके ऊपर कोई डरा कर लेता है पैसे पॉन्जी स्कीम्स में? ये तो पहली बार सुना मैंने। चलिए छोड़िए, मेरा आखिरी प्रश्न ये है, आप नरेगा के बारे में तो जानते ही हैं। यस सर। नरेगा के जो वेजेस मिलते हैं पर डे, यस सर, वो कितने मिलते हैं और पिछली बार कब रिवाइज हुए थे? सर इस संबंध में सर मुझे जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं उस संबंध में तो जानकारी नहीं है, लेकिन सर मैं थोड़ा आइडिया इसके बारे में दे सकता हूं। सर लगभग 200 रुपए के लगभग मिलते हैं, और अभी कोरोना काल के अंतर्गत इनको रिवाइज किया गया था सर। थैंक यू। आप बात कर ले श्री रंजन जी। ओके जी सर। गगन, यस सर, हमारे बजट का कुछ हाईलाइट बताएंगे इस वर्ष, यूनियन बजट का? यस सर। सर जो केंद्रीय बजट 2022-23 था उसके अंतर्गत जो कुल बजट था वो 39 लाख करोड़ रुपए का था। सरकार ने इंडिया एट 75 से लेकर इंडिया एट 100 तक अमृतकाल मनाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत सरकार ने 4 प्राथमिकता तय की है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सरकार ने ड्रोन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत एक डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण करना, बॉर्डर वाले क्षेत्रों के अंतर्गत एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा, और इसके साथ ही जो पूंजीगत जो अर्थव्यवस्था का जो पूंजीगत क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी सरकार के द्वारा निवेश के अंतर्गत वृद्धि की गई है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जो पूंजीगत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह का मामला है?
सर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है। गति शक्ति योजना। यस सर। एक योजना है प्रगति, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? यस सर। सर जो क्या है वो? प्रगति सर जो प्रगति स्कीम है, इसके अंतर्गत जो स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव और उसके अलावा जो केंद्र सरकार के सचिवों के माध्यम से उसमें टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म कैसे यूज होता है, कुछ आइडिया है इसका? सर मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उस संबंध में उनका प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। ओके। इस वर्ष के बजट में यूनियन बजट में सब्सिडीज के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या क्या सब्सिडी दिए जाते हैं, कितना उनका उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है? सर जो खाद्य सब्सिडी है, उसमें पिछले साल की अपेक्षा इस बार सरकार ने कमी की है। इसके अलावा उर्वरक सब्सिडी के अंतर्गत भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम है सर बजट। इसका कारण बताएंगे कि क्यों ये कमी लगती है? सर मुझे इसकी कमी का सर मुख्य कारण तो जो कोरोना के समय जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत जो 80 करोड़ लोग हैं उनको वो तो अभी भी बढ़ाया गया है, अभी भी कहा गया कि अभी और 6 महीने के लिए है। यस सर। तो मुझे लगता है कि सर अगर बजट एस्टिमेट से ज्यादा होगी तो सरकार को जो लोकसभा के माध्यम से फिर से ग्रांट लेने की आवश्यकता होगी। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ टैक्स देने वाले कितने लोग हैं, या मतलब कितने प्रतिशत है टैक्स पे, डायरेक्ट टैक्स? सर जो भारत की कुल जनसंख्या के 1.5% लोग ही केवल टैक्स देते हैं। तो अभी ये बताइए कि इन पर बोझ दे करके और ये नेता लोग जो फ्रीबी बांट रहे हैं, राइट, सब चीज मुफ्त में दे रहे हैं, तो क्या हम मुफ्तखोरी और मुनाफाखोरी और हरामखोरी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? मतलब क्रूड वर्ड में मैं कह रहा हूँ ये। सर भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि वे अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा के साथ साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करे। तो मुझे लगता है कि सर सरकार अगर इस कोरोना काल के अंतर्गत जो लोगों के ऊपर, तो ये तो वही कहावत हो गई ना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम वाली बात है ना। तो हम क्या अजगर और पंछी उड़ा रहे हैं इस देश में, या हम एक कर्तव्यनिष्ठ समाज बना रहे हैं? सर मुझे नहीं लगता कि सर प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का अगर उपयोग करता है तो वो न केवल राष्ट्र हित में बल्कि अपने जो अधिकार है उनके साथ भी एक बेहतर स्थिति में एक समन्वय बनाता है। तो आपको यदि ये कहा जाए कि कर्तव्य को आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बजाय अब आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट बनाइए, तो आप क्या क्या उसमें डालना चाहेंगे कि सिटीजन क्या क्या कर्तव्य अवश्य करे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। सर उसमें एक तो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जितने भी पार्ट है उन सबको मैं मैंडेटरी, अगर मुझे करने का मौका मिलता है तो उन सबको मैंडेटरी में करना चाहूंगा। इसके अलावा सर जैसे कर देना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये भी व्यक्ति के कर्तव्यों के अंतर्गत जोड़े जाने चाहिए। देश की सुरक्षा के प्रति निष्ठावान रहना। यस सर। यस सर। अच्छा, तो अभी आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए कि कोई भी नौकरी में अप्लाई करने के पहले या तो आप आर्मी में, मतलब मिलिट्री सर्विसेज में, या केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ में आप 2 साल कम से कम वॉलंटरी सेवा दे करके आइए, और तभी आप एलिजिबल होंगे बोथ इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर जॉब करना चाहिए। सर मुझे तो अभी इस संबंध में तो सर मैं ये ऐसा नहीं बोल सकता कि सर इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? अभी देखिए कमी है, पूरा चाइना बॉर्डर ओपन हो गया, लोग वहां पर जाने वाले नहीं हैं। हाँ, हम तो हमारे यहाँ घोर कमी है, ऑफिसर्स की कमी है, सिपाहियों की कमी है, आप बोलते हैं पुलिस की कमी है, तो कम से कम सब जगह तो होना चाहिए ना भाई। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा पर हमें ध्यान देना होगा।
तो हम बताएं, इतना 130 करोड़ की जनता है और इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो डिविडेंड हम कैसे लेंगे? पहले ही कम से कम ये झोंके तो अपने आप को, तब ना डिविडेंड वो पाए। सर मैं ये अवश्य मानता हूं कि सर राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रहती है, लेकिन अगर सर किसी व्यक्ति की अगर इच्छा नहीं है और उसको अगर हम बॉर्डर पर कार्य करने के लिए भेज दे, तो अगर तब से उसकी आंतरिक इच्छा ना हो तब तक वो अपनी संपूर्ण मन के साथ और संपूर्ण शक्ति के साथ पूरी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्तमान में जिस व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है, अगर वो भी इस सेना के क्षेत्र में अगर जाता है, तो न केवल हमारी आंतरिक सुरक्षा बेहतर हाँ, तो जिनकी आंतरिक इच्छा है कि सरकारी नौकरी पाए, सिविल सर्विस में आए, हम एमएनसीज के यहाँ नौकरी करें, मोटे मोटे क्लब में जाएं, तनख्वाह पाए, तो वो काम करें पहले। मैं मानता हूं कि सब क्षेत्रों के लिए अलग अलग सर क्वालिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग चलिए एक लास्ट प्रश्न आपसे एक और पूछता हूँ। आप लास्ट नहीं, दो संक्षिप्त प्रश्न पूछूंगा कि वाराणसी में नमामि गंगे में क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या काम हुए हैं? सर जो गंगा नदी को एबेरल और निर्मल, कुछ जानकारी है गगन सिंह जी? यस सर। सर जो वाराणसी के अंतर्गत गंगा को निर्मल और एबेरल बनाने के लिए जो मैं काशी के बारे में पूछ रहा हूँ पहले। हाँ, वाराणसी। सर हाँ यस सर। सर वहाँ पे जैसे जो सीवेज जी बताएं। प्लांट, सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है, घाटों का जीर्णोद्धार कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? सर एक दीनापुर में किया गया है जो और एक स्थान है। हाँ, और दूसरा? सर दूसरे के बारे में सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, उसके अलावा एसटीपी के अलावा नमामि गंगे में और क्या क्या है प्रावधान? उसके अलावा सर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत जो घाट है, घाटों का पुनरोद्धार और जीर्णोद्धार किया गया है, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सर जो ग्रामीण क्षेत्र है जो वाराणसी के आसपास, वहाँ पे जो जैविक खेती को प्रमोट करना, ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। और घरों के अंतर्गत जो टॉयलेट की सुविधा प्रदान करना, ग्रे वाटर का प्रबंधन करना। मैं एक ठीक है, मैं एक आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि केवल नीति देने से नहीं है, कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा, राइट? और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारे कार्यक्रम नेशनल लेवल पे उद्घोषित किए, लेकिन बहुत सारे राज्य कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं करते हैं। कोई एमएसपी नहीं मान रहा है, कोई ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मान रहा है, कोई कहता है हम अपनी डफली अपना राग लापेंगे, राइट? सब अपना 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 ये ला रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि राज्यों को जिम्मेवार बनाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो आज नहीं है? यस सर। सर मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जो हमारा प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद है, उसमें जो एक विकास है, न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों की भागीदारी भी इसमें आवश्यक है। भागीदारी आवश्यक है, लेकिन जिम्मेदारी की बात कहाँ आ रही है? और कौन जिम्मेदार बनाएगा और कैसे बनेगा, ये बताइए। मैं उस पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। सर जो राज्यों को सर जिम्मेदार बनाने के लिए वर्तमान में भी जैसे जीएसटी काउंसिल है, अंतरराज्यीय परिषद है। जीएसटी काउंसिल जिम्मेवारी तो नहीं देती, जीएसटी काउंसिल तो भागीदारी है, सहभागिता है, उसमें भी कंसेंस सबका अप्रूवल होगा, तभी जाकर के आप कोई रिफॉर्म ला सकते हैं। तो जिम्मेदारी कहाँ बनती है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो कि कहे कि साहब राज्य ऐसा नहीं करेगा तो इसके प्रति ये एक्शन लिया जा सकता है? इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव कहीं बिल्ट है? परफॉर्मेंस बेस्ड? आप इंडिविजुअल के बारे में तो बात करते हैं। यस सर। सर वर्तमान में सर जो आप बोल रहे हैं ये समस्या बिल्कुल है, हालांकि संविधान में ठीक है, मैं इसके बारे में अब आगे अब हमारे सहयोगी हैं कोमोडो साहब, ये आगे आपसे प्रश्न पूछेंगे। थैंक यू सर। अगन, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पिताजी कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप मुझे जो कृषि के 3 बिल हैं उनके बारे में बताइएगा, और ये बताइएगा इनको रद्द क्यों कर दिया, रद्द करना चाहिए या नहीं, आपकी राय क्या? सर कृषि के जो 3 बिल लाए गए थे उसमें एक कृषि व्यापार और विपणन संवर्धन अधिनियम था। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो एपीएमसी मंडी है उनके अतिरिक्त जो प्राइवेट सेक्टर के
व्यक्तियों को खरीदने की सुविधा प्रदान की गई थी। दूसरे बिल के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो अनुबंध खेती है उसको बढ़ावा दिया गया था। और तीसरा बिल आवश्यकता बस था, इसके अंतर्गत जो स्टॉक लिमिट को सरकार ने कुछ कंडीशन को छोड़कर उसको कम किया गया था। सर मैं मानता हूं कि जो कृषि कानून लाए गए थे वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए लाए गए थे, लेकिन जो सरकार की एक इसमें कमी मैं मानता हूं कि जो स्टेक होल्डर है या इसके अंतर्गत जो जितने भी हितधारक शामिल है उनसे बिना चर्चा या फिर राज्यों को कॉन्फिडेंस में लाए गए थे। इसके कारण सरकार को इनको रद्द करना पड़ा था, लेकिन ये अच्छे कदम थे। क्या ये आप मानते हैं कि ये जो लोकसभा में बिल पास हुआ और एक्ट पास हुआ, उससे पहले कमेटी नहीं बनी 2007 में, 2013 में, और उसके बाद वर्किंग कमेटी 2000, उसके बाद लोकसभा में, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति से होते हुए ये एक्ट बनता है, तो आपको लगता है कि सरकारों को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है? नहीं सर, मैं इसकी तो नहीं बोल रहा कि सर सरकार को मालूम नहीं था। जो कानून बना था कानून प्रोसेस के अंतर्गत बना था, लेकिन जो कानून से संबंधित हितधारक होते हैं उन हितधारकों के साथ अगर सरकार कानून के पक्ष और विपक्ष के संबंध में अगर चर्चा करती तो मुझे नहीं लगता कि सर कानून का कोई विरोध होता। अगर आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके बाद सरकार ने 11 मीटिंग्स की, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बावजूद और क्या चाहते हैं? यस सर मैं तो मानता हूं कि सर जो कानून थे वो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए थे और उनमें अगर कुछ संशोधन करके उनको अगर लागू किया जा सकता था तो उनको सर लागू किया जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? सर जहां तक सर मेरा मानना है इस कानूनों के संबंध में सर कुछ कानूनों को लेकर एक राजनीति होना और जो सरकार के द्वारा जो कुछ किसान थे उनको यह समझाना पाना कि कानून आपको किस प्रकार से फायदा करेंगे, तो सरकार और जो किसान संघ थे उनके बीच में जो अविश्वास उत्पन्न हो जाना, ये इनका सर मुख्य कारण रहा था। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बताया आपने। आपने ये बताइएगा, अभी बीएसएफ का एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है और आप बॉर्डर स्टेट हैं। यस सर। क्या ये हो नहीं रहा कि फेडरल यूनियन के ऊपर यूनियन स्टेट अपना वर्चस्व बढ़ा रही है? They're intruding into the territorial integrity of a state. Is it happening or not? सर इस संबंध में सर मैं नहीं मानता हूं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 50 किलोमीटर जो बीएसएफ का अधिकार दिया है उससे जो राज्य की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रभावित हुई है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की सुरक्षा और जो सीमावर्ती इलाके है वहां पे जो बीएसएफ को कुछ स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, चाहे वो कुछ ऑपरेशन करने हो या फिर कुछ खोजबीन करनी हो या फिर कुछ गतिविधियों के माध्यम से कुछ स्वतंत्र जांच करनी हो। अच्छा, आप गतिविधियों के ऊपर रोशनी डालेंगे जिनके कारण ये कुछ हुआ है? सर इस संबंध में हाँ बताइएगा। सर इस संबंध में कुछ घटना जैसे कुछ तस्करी होना, जैसे ड्रोन के माध्यम से, या फिर जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल है वहां पर कुछ जो अवैध शरणार्थी थे उन पर जो स्थानीय पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई ना करना और इस संबंध में कोऑर्डिनेशन ना होना, ये सर इसकी कुछ जो हालिया की घटना रही। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर और बंगाल की नहीं। सर राजस्थान के अंतर्गत सर जो इसके संबंध में जो एग्जैक्ट जानकारी है सर वो तो सर मुझे इतनी नहीं है। इस संबंध में सर मैं माफी मांगता हूं सर। मैंने देखा कि आपकी तीसरी चॉइस है रेवेन्यू सर्विस। यस सर। ये मुझे बताइएगा, जो क्रिप्टो करेंसी आजकल आ रही है, जो एक नई चाल चली है जिसके कारण कहते हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी होगी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर? और इस बजट में हम लोगों ने इस चीज को कैसे पकड़ने की चेष्टा की? सर सबसे पहले तो मैं बजट के जो प्रावधान है वो बताना चाहूंगा। बजट के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी से प्राप्त होने वाला लाभ के ऊपर 30% टैक्स लगाया गया है और 1% टीडीएस लगाया गया है। इसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आरबीआई के साथ साथ केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके द्वारा ये हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को प्रभावित कर सकता है, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है, आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है इन सब को सर बढ़ावा दे सकता है और जो टैक्स इवेजन की प्रक्रिया भी इसके माध्यम से सर हो सकती है। तो हमें क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है ताकि जो भी आपने बताए हैं, जो कमियां बताई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एस्पियोनेज और बाकी का जो
उन चीजों को कैसे रोका जा सकता है? सर क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस वर्तमान में वो क्रिप्टो करेंसी है उसके रूप में इसको स्वीकार न करके अगर केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल बैंक एक स्वयं की डिजिटल बैंक करेंसी जारी करे तो इस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मुझे आरबीआई के बारे में बताइएगा, उन्होंने क्या रेगुलेशंस निकाले, उत्तर वहां छुपा हुआ है। अभी मुझे ये बताइएगा कि अभी करौली में हमने कुछ देखा, काफी घटनाएं हुई हैं। अब मुझे इसको डायरेक्टिव 44 जो कहते हैं ना, प्रिंसिपल डायरेक्टिव 44, ये जो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके बारे में बताइएगा। क्या इसको भारत में लागू करना चाहिए या अभी समय उपयुक्त नहीं है? सर मैं मानता हूं कि जो अनुच्छेद 44 जो राज्यों को यह अधिकार देता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करे, लेकिन इसे लागू करने से पहले इसके संबंध में जितने भी हितधारक है उन हितधारकों के साथ एक बार बातचीत होनी चाहिए और उसके पक्ष और विपक्ष के संबंध में चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही सर वर्तमान में इसको पूर्ण तरीके से लागू करने के स्थान पर जितने भी पर्सनल लॉज है उन पर्सनल लॉज में ऐसे कुछ प्रावधान है जो लैंगिक न्याय या फिर महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करता हो या फिर किसी व्यक्ति का शोषण करता हो या समानता स्वतंत्रता के विरुद्ध हो, पहले हमें उनमें संशोधन करना चाहिए और धीरे धीरे हमें जो समान नागरिक संहिता को लागू करने की तरफ बढ़ना चाहिए सर। ये जो उत्तराखंड और गोवा में हुआ है, उन्होंने तो यूसीसी इम्प्लीमेंट कर दिया है, उत्तराखंड करने वाले हैं और गोवा में हो चुका है। तो आपको लगता नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट वहां सक्सेसफुल हुआ है? सर मैं मानता हूं कि गोवा में जो यूनिवर्सल सिविल कोड था वो पुर्तगाल के समय का था और हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार ने इसके संबंध में एक समिति का गठन किया है, वो समिति अगर इसको लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस संबंध में समीक्षा करेगी और सर उसके बाद ही सर हम इसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं कि दूसरे राज्यों में भी ये इसको लागू कर सकते हैं नहीं कर सकते सर। फंडामेंटल राइट्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही सर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए है और जो संविधान में जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत ही अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है, वो सर जो हमारे धर्मनिरपेक्षता के समान नागरिक संहिता है उसके साथ सर कनेक्ट होते हैं। थैंक यू नितिन, ऑल टू यू। थैंक यू सर। ओके गगन, वेरी गुड। यस सर। तो आपका ऑप्शनल मैं देख पा रहा हूँ मैथमेटिक्स था। यस सर। ओके, एंड आपने सिविल इंजीनियरिंग बीटेक भी किया है, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की है आपने एमटेक, राइट? यस सर। तो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल भी रखा जा सकता था? यस सर। सर अब सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन नहीं लेने का सर मुख्य कारण ये था कि मैं जो सिविल सर्विस परीक्षा था वो हिंदी माध्यम में देने वाला था, तो इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल टर्म होते हैं सर उनको हिंदी में लिखना थोड़ा कठिन होता है, तो इस वजह से सर मैंने जो सिविल इंजीनियरिंग के बजाय मैथमेटिक्स को ऑप्शन लिया था। आपने टेक्नोक्रेट बनने की कोशिश नहीं की? जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम आपने कोशिश नहीं किया देने के लिए? सर मेरा कॉलेज के अंतर्गत ही सिविल सेवा के अंतर्गत आने का मन हो गया था, इसकी वजह से सर मैंने जो इंजीनियरिंग सर्विस है और जो दूसरी टेक्नोक्रेट्स की एग्जाम है सर उन एग्जामों के अंतर्गत सर मैं अपेयर नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, तो मैथ आपका ऑप्शनल था। एक बात बताइए कि मेंस के लेवल पे जीएस के चारों पेपर और एसए का पेपर टोटल मिला के कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? क्योंकि वर्ड्स लिमिट डिफाइंड है हर क्वेश्चन की, 250 वर्ड लिखने हैं, 150 वर्ड लिखने हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? सर इस संबंध में सर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप ले सकते हैं। सर 12,000 सर एक पेपर के अंतर्गत हमें 3,000 वर्ड लिखने होते हैं, जिसमें सर कुल 4 पेपरों के अंतर्गत सर 12,000 और उसके अलावा सर एसए के अंतर्गत सर 2,400 वर्ड लिखने होते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपकी थोड़ी सी और मुश्किल आसान किए देता हूँ। 1750 मार्क्स जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, बाकी तो क्वालिफाइड जो क्वालिफिकेशन जो पेपर जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उनको हटा दिया जाए, 1750 मार्क्स में से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। यस सर। और यदि पेपर का ड्यूरेशन देखा जाए तो 3 घंटे के हिसाब से, फिर ऐसे के पेपर को भी अलग से ले लिया जाए, तो यदि
हम कैलकुलेट करें कि पर आवर कितने मार्क्स हमें लाने होते हैं 1750 में, और जितने भी आवर्स हैं आप काउंट कर सकते हैं जीएस के चारों पेपर, एसए का पेपर और ऑप्शनल के दोनों पेपर मिलाकर 1750 में से पर आवर कितने मार्क्स का आपको मिलता है डोमेन मैक्सिमम। अगर आप इजाजत दे तो सर मैं क्या पेन का उपयोग कर सकता हूँ? नहीं, पेन का उपयोग मत कीजिए, ये तो बहुत मैथ के Okay. ऑप्शनल आपने Okay. क्वालिफाई किया है, ये तो बहुत बड़ी बात ओके सर, मैं है। यस सर, ठीक है, 84 मार्क्स पर आवर का एवरेज आता है, थैंक यू। 1.4 मार्क्स पर मिनट आता है, और 21 आवर्स में आपकी टोटल जर्नी मेंस की खत्म हो जाती है, और 171 पेज आपको लिखने होते हैं। यही जीवन का सार है अभी एक वुड बी सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो सपना है आपका। एनीवे, थैंक यू। और 28,000 से ज्यादा शब्द लिखने होते हैं यदि आपका ह्यूमैनिटी है। मैथ को मिलाकर तो मेरे को देखना पड़ेगा कितना बनता है। एनीवे, आपकी हॉबीज जो है सिंगिंग, मीनावती पद एंड कन्हैया गीत। यस सर। क्या आप बोर्ड को कुछ अपनी फेवरेट लाइनें सुना सकते हैं, कुछ भी जो आपको आता हो? यस सर। सर की इजाजत के साथ में मैं ये पूछना चाहूंगा। यस सर। सर जैसे सर, छानिया जयपुर से बुलवाया, मेंढू आ गई ठाडा पाया, इतने में पड़ा मदन को ठीक, आ गया सोबा राम खटी के बाने, विजय घंटे लटकाए, बेतो मथुरा से मंगवाए, सुनो या कॉलोनी को हाल, एक कमल तो दूजो गंगा साए। इसका किस कॉन्टेस्ट में था, क्या अर्थ हुआ? सर जैसे सर गांव के अंतर्गत जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो काफी सारे लोग गांव के बाहर रहते हैं, लेकिन जब सरपंच के चुनाव का जब ऐलान होता है तो जो चुनाव लड़ने के लिए लोग बाहर से आ जाते हैं, तो इस कंटेक्स्ट में सर ये गाना गाया गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, कन्हैया गीत ये था या मीनावती पद था? सर ये पद था। पद था। कन्हैया गीत भी यदि आप कुछ सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। यस सर। सर जो इस गाने की थीम, सर जैसे भगवान शिव शंकर की तब शादी हो रही थी, तब जो बारात थी, उस बारात की जो वेशभूषा, उन सबको देखकर ये इस गीत की थीम है। जैसे सर, शिमला बिमला रूपी दूपी आपस में बतला रही है, शिमला बिमला रूपी धूपी आपस में बतला रही है, हेला दे रही बाडा आपा चले देखवा लाडो कैसो आयो, कमला को दूल्हे भेना कैसो आयो। सर ये कन्हैया गीत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि मैं इसके ऊपर यदि कुछ सेंसर करना चाहूँ या कुछ भी, यदि किसी संवैधानिक अनुच्छेद के तहत, तो कौन सा अनुच्छेद यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, यदि करना चाहूँ तो? वैसे इसमें कोई ऐसा नहीं था एलिमेंट जिसमें सेंसर लगाया जाए, फिर भी कौन सा अनुच्छेद हो सकता है? सर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसके अंतर्गत सर इसके ऊपर हम कुछ सेंसर लगा कर सकते हैं। 19 आर्टिकल 19 1 ए या कुछ और आर्टिकल आप बता रहे हैं? सर 19 1 ए। यस सर। नहीं, आर्टिकल 19 1 ए जो है वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बात कहने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यदि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना है तो आर्टिकल 19 प्लस 2, हाँ 19 प्लस 2 जो है वो काम आएगा। यस सर। थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉरी सर, सॉरी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकता मैम, आप पूछ सकते हैं। हेलो गगन, आप कैसे हैं? मैम काफी ठीक है मैम। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें इंडिया में, तो आप क्या मुझे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं जिससे हम ये कह सकें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है? मैम मैं मानता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्थव्यवस्था की जो बेसिक नीड्स होती है, जो बुनियादी ढांचा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। चाहे पानी का सेक्टर हो, संचार का सेक्टर हो या आवास का सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रदान करते हैं। एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही देश की जीडीपी में वृद्धि होती है, रोजगार का सृजन होता है, और लोगों की जो आर्थिक स्थिति के साथ साथ जो उनका जीवन स्तर है उसके अंतर्गत भी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही वृद्धि होती है। उनके जैसे आप जो बोल रहे हैं कि उनके जीवन का जो स्तर है वो बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर से?
मैम अगर जैसे हम स्वास्थ्य सेक्टर के अंतर्गत बात करें तो जो हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटलों की बेहतर स्थिति होगी तो लोगों का बेहतर स्वास्थ्य होगा। इसके साथ ही मैम जो शिक्षा के अंतर्गत बेहतर स्कूल होंगे तो बच्चों का जो मानव विकास के साथ साथ उनका जो कौशल विकास है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। पानी, स्वच्छता, ये सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ जो जिनको हम सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो व्यक्ति के विकास के साथ साथ जो उसके मानवीय विकास है उनको बढ़ावा देकर तो जीवन स्तर को बेहतर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गति शक्ति। क्या आप मुझे उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स बता सकते हैं? यस मैम। मैम जो गति शक्ति जो स्कीम है वो एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान स्कीम है। इसके अंतर्गत सरकार के जो विभिन्न विभाग है, विभिन्न योजना है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, उनकी नियमित समय के आधार पर मॉनिटरिंग करना, और इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि जो हमारी लॉजिस्टिक लागत है उसके अंतर्गत कमी हो और जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो लोगों के जीवन स्तर है उसको हम और बेहतर कर सके। ठीक है, कितनी मिनिस्ट्रीज इस प्रोग्राम के अंडर आती है? मैम इस संबंध में मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पर्याप्त जानकारी में इस संबंध में नहीं है। कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली इंडिया में एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक विषय जो है वो चर्चा में है, जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि फिनटेक क्या होता है, हमारे लिए इंडिया में फिनटेक किस तरह से जरूरी रहेगा या इम्पोर्टेंट हमारे डेवलपमेंट में रहेगा? मैम फाइनेंशियल क्षेत्र के अंतर्गत हम जो तकनीकी का जो उपयोग कर रहे हैं उसको फिनटेक के संबंध में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत रुपे प्लेटफॉर्म है, यूपीआई प्लेटफॉर्म है, जो मुख्य स्तंभ है। इसके माध्यम से न केवल जो टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस है उसको कम किया जा सकता है, बल्कि जो सरकार है वो लाभार्थी तक पहुंच सकती है, और जो डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहन करने के साथ साथ ही पर्यावरण का भी संरक्षण जो फिनटेक है इसके माध्यम से मैम किया जा सकता है। जैसे कागज जो नोट छापने के लिए जो पेड़ों का जो उपयोग होता है उसको हम रोक सकते हैं। आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत जो जाली नोट होते हैं उन सबको भी जो हम फिनटेक है इसके माध्यम से मैम रोक सकते हैं। ओके, अब फिनटेक के ही अंडर एक इंडिया में एक और उसकी स्कीम की बात करी जाती है जिसे कहते हैं इंडिया स्टैक। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैम इंडिया स्टैक जो प्रमुख स्टार्टअप कंपनियां थी, उन्होंने यूथ को आकर्षित करने के लिए और उनको फाइनेंस करने के लिए ये एक प्रोग्राम था। इसके अंतर्गत अगर कोई एंटरप्रेन्योर वहां पे आता है और उनको प्रदर्शित करता है तो उसके अंतर्गत वो निवेश कर सकते हैं। इंडिया स्टैक में हमने एक कहते हैं 4 pronged अप्रोच की बात करी गई है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बता सकते हैं? सॉरी मैम, इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।